एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री। तो अभी तक हमने 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं। जो लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बचती है वो कौन सी है? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो स्टार्ट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर से। ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले हम देखते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है, और ऑस्मोसिस को देखने से पहले हम देखेंगे डिफ्यूजन क्या होता है। ठीक है, दोनों सिमिलर है, थोड़ा अपोजिट है। ठीक है, तो पहले देखते हैं डिफ्यूजन क्या है। मान लो कि अपने पास एक सॉल्यूशन है, कंटेनर है कोई। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक मेम्ब्रेन लगा दी, कोई भी मेम्ब्रेन है। ठीक है, सिंपल। और यहाँ पे सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन क्या C1 है, और यहाँ पे सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? C2 है। ठीक है, जब मैं बात करती हूँ सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन से, सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है? उसका सीधा सा मतलब उसमें सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन। अगर मैं बोलूँ कि C1 की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है C2 से, C1 की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है C2 से, इसका मतलब क्या हुआ? सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन 1 में ज़्यादा है। ठीक है, सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन C1 में ज़्यादा है। सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन 2 जिसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 है, C1 की अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ? सॉल्यूशन 1 में सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन किस में ज़्यादा है? इसमें। अब पता है कि जब फ्लो होता है किसी भी चीज़ का, यहाँ पे जो ड्राइविंग फोर्स होगा, सोल्यूट जब यहाँ से यहाँ मूव करेंगे हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, सोल्यूट कहाँ से कहाँ मूव करेंगे? हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। जो ड्राइविंग फोर्स होगा वो कौन सा होगा? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या लिखूँ मैं यहाँ पे? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ये क्या ड्राइविंग फोर्स है जिसकी वजह से सोल्यूट हायर रीजन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन की तरफ क्या करेगा? मूव करेगा। तो ये तो क्या हुआ? सोल्यूट का मूवमेंट। अब जहाँ पर सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो ऑब्वियस बात है वहाँ पे क्या होगा? सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? कम होगी। यहाँ पर सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कम है। सोल्यूट की ज़्यादा है लेकिन। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगी? सोल्यूट कहाँ से कहाँ मूव करेगा? सोल्यूट की जो मूवमेंट होगी वो C1 से C2 की तरफ होगी। ठीक है, ये जो मेम्ब्रेन है वो सोल्यूट पार्टिकल्स को भी अलाउ करती है अपने से पास होने को, और सॉल्वेंट पार्टिकल्स को भी क्या करेगी? अलाउ करेगी। तो ये तो क्या सिंपल डिफ्यूजन है। सॉल्यूट क्या करेंगे? C1 टू C2 मूव करेंगे, और सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ मूव करेंगे? सॉल्वेंट पार्टिकल कहाँ से कहाँ? सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन इधर ज़्यादा है। ठीक है, तो C2 से C1। ये इधर क्या होगा? ये सॉल्यूट का, और ये जो मूवमेंट होगा वो किसका होगा? सॉल्वेंट का। तो ये तो क्या हुआ? सिंपल सा अपना डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन का एग्जांपल क्या है? कोई ये सिंपल मेम्ब्रेन है। ठीक है, डिफ्यूजन का एग्जांपल क्या हो सकता है? जब भी मान लो कि परफ्यूम स्प्रे करते हैं ना, स्प्रे किसी एक कॉर्नर, ये कोई रूम है, रूम के कॉर्नर में अगर परफ्यूम स्प्रे कुछ किया है तो क्या होगा? उसकी जो भी स्मेल होगी, फ्रेगरेंस होगी, वो क्या होगी? पूरे रूम में फैल जाएगी। वो किसका एग्जांपल है? डिफ्यूजन का ही एग्जांपल है। ठीक है, तो ये होगा हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन में जब भी सोल्यूट पार्टिकल्स का या फिर सॉल्वेंट पार्टिकल्स का भी क्या होगा? मूवमेंट होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? सिंपल डिफ्यूजन है। ठीक है, ये तो क्या था अपना डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की बात यही खत्म होती है। अब आते हैं हम ऑस्मोसिस पर। सेम चीज देखते हैं। अपने पास क्या है? कंटेनर है कोई। ठीक है, अब मान लो ये क्या है? यहाँ पर वही लेते हैं, C1 है, और यहाँ पर क्या है? C2 है। सॉल्यूशन 1 है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है? C1 है। सॉल्यूशन 2 है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है? C2 है। अब हमें क्या देखना है? हमने वही एज्यूम किया क्या? C1 की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? C2 है। और यहाँ पर जो मेम्ब्रेन है वो कौन सी है? इस बार थोड़ी महंगी वाली। कौन सी? SPM। SPM का मतलब क्या होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे लिख रही हूँ मैं। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सेमी का मतलब क्या? हाफ। ये होता है ना, मतलब वो किसी एक चीज को अलाउ करेगी पास कर, यहाँ एक चीज को अलाउ करेगी। ठीक है, अपने में से पास होने को। क्या यहाँ से क्या होगा? सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ही मूव करते हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल्स को ये जो मेम्ब्रेन है वो अलाउ नहीं करती है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा? सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं,
सॉल्यूट के पार्टिकल्स तो मूव नहीं कर पाएंगे एसपीएम की वजह से। मूव कौन करेगा? सॉल्वेंट के पार्टिकल्स। और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स कहाँ से कहाँ मूव करेंगे? हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन। अब मैं क्या बोल रही हूँ, C1 की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है C2 से। अब यहाँ से जो मूवमेंट होती थी किसकी? सॉल्यूट की। डिफ्यूजिंग के केस में वो मूवमेंट नहीं होगी, ठीक है। सॉल्यूट की कोई मूवमेंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? एसपीएम अलाउ नहीं करेगी। एसपीएम की जो पोर साइज होगी ना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन है इसकी पोर साइज क्या होती है? बहुत छोटी होती है, ठीक है। पोर साइज क्या होती है? लाइक 0.01 नैनोमीटर, शायद कुछ ऐसा रेंज होती है इसकी, ठीक है। तो पोर साइज क्या होती है? बहुत छोटी होती है। और हमें ये पता है कि सॉल्यूट की जो पार्टिकल साइज है ना, सॉल्यूट की पार्टिकल साइज सॉल्वेंट की पार्टिकल साइज से क्या होती है? ज़्यादा होती है। किसकी बात कर रही हूँ मैं? पार्टिकल साइज की। जो सॉल्यूट की पार्टिकल साइज है वो सॉल्वेंट की पार्टिकल साइज से क्या होती है? ज़्यादा होगी। अब इसीलिए क्या होगा? एसपीएम से सॉल्यूट पार्टिकल्स मूव नहीं कर पाएंगे और सॉल्वेंट पार्टिकल्स क्या करेंगे? इजीली मूव कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा? जो सॉल्वेंट के इधर अगर C1 की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ? इधर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और सॉल्वेंट की कम है। और इधर क्या होगा? सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम है और सॉल्वेंट की ज़्यादा। तो सॉल्वेंट का जो भी फ्लो होगा ना यहाँ से यहाँ, वो क्या होगा? अपना ये मतलब सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं यहाँ से यहाँ, और इसको हम क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस। सॉल्वेंट का फ्लो होगा कहाँ से? C2 से C1, ठीक है। ये तो हुआ क्या था? ऑस्मोसिस है। डेफिनेशन, डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? अब देखो मूवमेंट होगी किसकी? सॉल्यूट पार्टिकल्स की फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन। ये तो क्या सॉल्यूट के लिए, सॉल्वेंट के लिए भी सेम ही चीज़ है ना। तो हम क्या लिखेंगे? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम दियर हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन। अब यहाँ पे हमें एक वर्ड ऐड करना पड़ेगा, कौन सा? नेट मूवमेंट। क्यों नेट क्यों ऐड करना पड़ेगा? इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ से यहाँ मूवमेंट हो रही है तो उसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से यहाँ बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होगी। अगर 10 पार्टिकल्स यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो ऑब्वियस बात है कुछ 1-2 पार्टिकल्स इधर इधर भी जा रहे होंगे। देखो मान लो कि इधर से इधर कुछ फ्लो किया 10 पार्टिकल्स और यहाँ से यहाँ कुछ फ्लो हो रहा है 2 पार्टिकल। जो नेट मूवमेंट होगी वो इस डायरेक्शन में होगी कितनी? 8 पार्टिकल्स की, फिर है ना। तो हम यहाँ पे क्या ऐड करते हैं? नेट मूवमेंट होगी सब्सटेंस की फ्रॉम हायर रीजन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन। ये तो हुआ अपना क्या? डिफ्यूजन। इसमें कुछ बात, हाँ ठीक है, ये तो हुआ डिफ्यूजन, सिंपल नेट मूवमेंट। यहाँ पे लिख दे रही हूँ इसकी डेफिनेशन। क्या? नेट मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन टू। ड्राइविंग फोर्स क्या होगा हमेशा? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन। ये तो क्या? डिफ्यूजन हुआ। अब इसमें ये देखो एसपीएम है। एसपीएम किसकी बनी होगी? कोई एग्जांपल इसका? जो भी एनिमल सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है? एसपीएम होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। वो कुछ ही पार्टिकल्स को अलाउ करती है अपने में से पास होने को और कुछ को अलाउ नहीं करती है। तो एग्जांपल क्या लिख सकती हूँ मैं यहाँ पर? एनिमल सेल, ठीक है। और यहाँ पर एनिमल सेल और क्या हो सकता है? एक और है जो क्या बोलते थे? सेलोफेन। सेलोफेन ये किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। सेलोफेन किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। एक एग्जांपल और आता है जो आर्टिफिशियल है, क्या बोलते हैं उसे? कॉपर फेरोसाइनाइड, Cu2Fe(CN6). कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट क्या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये, कॉपर फेरोसाइनाइड। लिख देती हूँ मैं यहाँ पर को, कॉपर फेरोसाइनाइड बोलते हैं उसे। ये आर्टिफिशियल क्या है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दिए दो सॉल्यूशन के बीच में। यहाँ पे क्या होगा? नेट मूवमेंट होगी किसकी? सॉल्वेंट की होगी यहाँ पर, ठीक है। फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन। यहाँ पे सॉल्यूट की मूवमेंट क्या नहीं हो पाएगी क्योंकि पार्टिकल साइज बड़ी है, एसपीएम
सॉलिड पार्टिकल्स को अलाउ नहीं करेगी अपने में से पास होने को, तो सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होंगे, उनका मूवमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। और एसपीएम किस किस की बनी होती है वो देख लिया, तो अब हमें क्या देखनी है, ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक। देखते पहले इसको हटा देते हैं। तो ये क्या है, ऑस्मोसिस की डेफिनेशन है। दोनों तरह से कैसे लिख सकते हैं, इसे क्या लिखा है, द नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, नेट मूवमेंट है, ठीक है, नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू ए एसपीएम इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। लास्ट में ये वर्ड ऐड करना नेसेसरी है, ठीक है। ये जो एसपीएम मेम्ब्रेन है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, वहाँ से पास होंगे उसके थ्रू, तो सोलवेंट पार्टिकल्स का क्या होगा, फ्लो होगा, तो ये वर्ड ऐड करना जरूरी है, मत भूल जाना। तो क्या होगा, सोलवेंट जब मूव करेगा अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन, तो वो क्या होगा, ऑस्मोसिस होगा थ्रू एसपीएम। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जहाँ पर सोलवेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा थी वहाँ पे क्या सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, कम थी ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, सोलवेंट पार्टिकल्स का फ्लो होगा फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन थ्रू एसपीएम। क्या होगा, द मूवमेंट ऑफ सोलवेंट पार्टिकल्स, द मूवमेंट ऑफ सोलवेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कैसी लो है, टू हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हमने क्या देखा था, C1 और C1 देखा था, C1 की कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, C2 से ज़्यादा थी, यहाँ पे क्या सोल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा थी और यहाँ पे सोल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा थी, तो यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा था, ठीक है, एसपीएम के थ्रू सॉल्वेंट का। तो इसका मतलब क्या, लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस तो यहाँ पे समझ में आए कि ऑस्मोसिस है क्या। अब ऑस्मोटिक प्रेशर पर आते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, कहाँ पे इसका यूज है और क्यों। ऑस्मोसिस का कोई एग्जाम्पल देखते हैं आगे हम, ठीक है। पहले देखते हैं क्या ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। मान लो हमने क्या देखा, हायर कॉन्सेंट्रेशन होगी जहाँ पे सॉल्वेंट की, वहाँ लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ क्या होगा, मूवमेंट होगा। मान लो हमारे पास क्या है, यहाँ पे बना लेते, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, यहाँ पे क्या प्योर सॉल्वेंट है, तो भी इस वजह से कॉन्सेंट्रेशन प्योर है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा ही होगी, और यहाँ पे क्या है, सिर्फ सोल्यूशन है, सॉलिड प्लस सोल्यूशन। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक एसपीएम ऐड किया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या एसपीएम है, ये एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से यहाँ एसपीएम क्या करेगी, सॉलिड पार्टिकल्स को यहाँ से यहाँ तो जाने देगी नहीं, तो यहाँ से सिर्फ क्या होगा, सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन इधर जाता है, तो इससे सॉल्वेंट का क्या होगा, फ्लो होगा एसपीएम के थ्रू, यहाँ से यहाँ फ्लो होगा हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे क्या सोल्यूशन है और यहाँ पे क्या सॉल्वेंट है। ये तो सिंपल क्या है अपना ऑस्मोसिस हुआ। अब ये जो सोल्यूशन है, सॉल्वेंट है, उन पे खुद का भी कुछ प्रेशर होगा, उनका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। ये जो खुद का जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, P एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, खुद का प्रेशर होगा ही। अब मान लो मैं कोई एक प्रेशर अप्लाई कर दूँ यहाँ पे, कोई भी पिस्टन हो सकती है कोई भी, वो जो प्रेशर अप्लाई किया वो कितना है, P है। एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, P है जो अप्लाई किया है। वो जो एक्सटर्नल प्रेशर है P ग्रेटर देन है किससे, P एटमॉस्फेरिक से, मतलब जो इनका खुद का जो प्रेशर था सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट का, उससे ज़्यादा मैंने कुछ प्रेशर अप्लाई किया है। इसको मैं क्या बोल रही हूँ, एक्स्ट्रा प्रेशर है। क्यों, क्योंकि ये तो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है और मैंने कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किया है, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोलूँगी, एक्स्ट्रा प्रेशर है। ये एक्स्ट्रा प्रेशर क्या करेगा, एक्स्ट्रा प्रेशर क्यों लगाया हमने, ठीक, ये क्या करेगा, जब यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो जो ये फ्लो हो रहा है ना सॉल्वेंट की तरफ से सोल्यूशन का, सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ जो फ्लो हो रहा है वो क्या करेगा, स्टॉप कर देगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। द नेट मूवमेंट ऑफ solvent
of solvent to solution can be stopped by applying, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, by applying an external pressure, ठीक है। और इस एक्सटर्नल प्रेशर को मैं क्या बोल रही हूँ, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। इस एक्सटर्नल प्रेशर को क्या बोल रही हूँ, ऑस्मोटिक प्रेशर। इस ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पाई से, ठीक है। वो प्रेशर जहां पर सॉल्वेंट का जो फ्लो हो रहा है सोल्यूशन की तरफ, ठीक है, जिस प्रेशर पे फ्लो रुक जाता है ना, उसे हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर ये जो उसको मैंने किससे डिनोट किया, पाई से, अगर मैं पाई से थोड़ा भी ज़्यादा अगर मैं प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, फ्लो तो रुक गया, अब मैं और प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ, उस केस में होगा क्या, उस केस में रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। वो रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ कैंटीन सब में जो टेक्निक यूज होती है वो वाली पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो पाइप जहाँ पर क्या होगा, फ्लो रुक जाता है, सिर्फ सोलवेंट से सोल्यूशन की तरफ जो फ्लो हो रहा है सोलवेंट पार्टिकल्स का, जहाँ पर ये फ्लो रुक जाएगा वो क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। अगर इससे भी ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं ना, पाई से भी ज़्यादा, उस केस में क्या होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा, यहाँ से यहाँ फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस। और ध्यान रखना यहाँ से जो ऑस्मोटिक प्रेशर है कहाँ यूज होता है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज होता है जो भी हायर मॉलिक्यूलर वेट वाले हैं, जैसे पॉलीमर है, प्रोटीन है, ठीक है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। प्रोटीन खुद एक पॉलीमर है ना, तो इन सबका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करने में ऑस्मोटिक प्रेशर का ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है इसका यूज होता है बहुत ज़्यादा। ना तो जो बाकी जो 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी उनसे भी ज़्यादा किसका यूज होता है, इसको प्रेफरेंस दी जाती है ऑस्मोटिक प्रेशर को। तो पढ़ते हैं आगे इसके बारे में एक बार। ये क्या है, कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इनको सॉल्व करने से पहले हम ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में और फिर से देखते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर हमने देखा, कुछ प्रेशर अप्लाई करेंगे जहाँ से क्या होगा, सोलवेंट से सॉल्यूशन की तरफ क्या होगा, मूवमेंट स्टॉप हो जाएगा, तो वो क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब उसको किससे डिनोट किया था, पाई से, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट से पता चला कि जो पाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, कॉन्सेंट्रेशन टर्म कौन सा, मोलरिटी, क्या तो उसको सी से रिप्रेजेंट करो या फिर कैपिटल एम से, मोल्स ऑफ सॉल्यूट when present in 1 liter of solution, moles of solute in 1 liter of solution, वो क्या है, मोलरिटी है। या फिर इसको किससे, सी से भी अगर डिनोट करते हैं, जब सी से डिनोट करेंगे तो क्या होगा, क्या, मोल्स पर लीटर, ठीक है, यूनिट क्या होगी इसकी, मोल्स पर लीटर। चलो सी से रिप्रेजेंट करें फिर एम से, जो बस ध्यान रखना है, ठीक है। और एक किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसकी, टेम्परेचर के भी, ठीक है। तो इसको जब प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, पाई इक्वल टू एम तो है ही, ठीक है, या सी और ये टी और ये आर, ठीक है। ये क्या है, फाइनल फॉर्मूला है किसका, ऑस्मोटिक प्रेशर का। वही प्रेशर इसकी यूनिट किसकी होगी, वही जो प्रेशर की होगी, क्या तो पास्कल होगी या बार होगी या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट में होगा। आर क्या है, वही जो सॉल्यूशन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, गैस कांस्टेंट के इक्वल। ये क्या, मोलरिटी, मोल्स पर लीटर। टेम्परेचर किस में होगा, केल्विन में, तो ये कौन सा टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या बोलेंगे इसे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ठीक है। ये क्या, मोल्स पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, और ये क्या, गैस कांस्टेंट है। गैस कांस्टेंट की वैल्यू देखते हैं एक बार, क्या होगी गैस कांस्टेंट की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी, एक तो होती है 1.01 इंटू 10⁵ किसके फॉर्म में, पास्कल, ठीक, और ये किसके इक्वल होगी, 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होता है, 1.01 बार, ठीक है। और ये चीज़ किसके इक्वल होगी, 760 mm ऑफ Hg, और ये चीज़ किसके इक्वल होगी, 760 टोर के इक्वल, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसको याद करने में इजी है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हम क्या होगी इसकी वैल्यू, 0.8
0.821 एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन। 0.821 एटमॉस्फेरिक पर मोल केल्विन, ये क्या होगी, किसकी वैल्यू होगी, आर की वैल्यू होगी। जब पास्कल में दिया हो, जब पास्कल में प्रेशर दिया हो तो आर, या पूछा किसमें, पास्कल में इस तरह से कुछ हो तो वैल्यू किसकी लिखेंगे, पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की 760 mm ऑफ HD। अगर इसमें पूछा हो तो बार में पूछा हो तो सिंपल क्या आएगा, 1.01 बार। ठीक है, कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो करते न्यूमेरिकल सोल्व करते, पहले मैं हटा देती हूँ। ठीक है, ये अभी देख आर की वैल्यू क्या ली थी, आर की वैल्यू होगी 0.0821। ठीक है, वो जो पहले बताया था ये जो गलती हो गया, ये क्या होगा 0.0821 एटमॉस्फेरिक यूनिट क्या होगी, एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन में होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, आर की वैल्यू 0.0821। पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या है, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू 5% वेट बाई वॉल्यूम शुगर सॉल्यूशन एट 15 डिग्री सेल्सियस। क्या निकालना है हमें, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। पहले का देखते हैं एक बार, क्या फाइंड करना, पाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर, और ड्यू टू 5% वेट बाई वॉल्यूम शुगर सोल्यूशन दिया 15 डिग्री सेल्सियस पर। 5% वेट बाई वॉल्यूम का मतलब क्या होगा, 5% है नहीं, और वो भी कैसे, वेट बाई वॉल्यूम। इसका मतलब 5 ग्राम शुगर है किसमें, इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। 100 ml क्या है, सोल्यूशन है। तो टेम्परेचर हमें कितना दिया हुआ है, 15 डिग्री सेल्सियस। 15 डिग्री सेल्सियस, इसमें क्या करेंगे, 273 ऐड करेंगे तो किसमें आ जाएगा, केल्विन में कितना होगा, 358, और ये भी 288 केल्विन। ठीक है, तो केल्विन में टेम्परेचर मिल गया। फॉर्मूला क्या होता है, पाई इक्वल टू MRT। एम की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी हमें, क्या 5 ग्राम है। ठीक है, मोलिकुलर वेट क्या होगा शुगर का, शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। अगर मतलब हाँ ठीक है, सिंपल शुगर ग्लूकोज की बात करूँ, अगर अदरवाइज अगर आपको केन शुगर दिया हो वहाँ पे क्या होगा, C12H22O11। ठीक है, उसके हिसाब से करना है। तो C6H12O6, इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है, 180 होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना। बाकी मोलिकुलर वेट कितना, 180 मोल्स ऑफ सॉल्यूट व्हेन प्रेजेंट इन 1 सॉल्यूशन इन लीटर। कितना, 100 ml दिया हुआ है, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, 1000 लीटर में। ये तो किसका वैल्यू, m का वैल्यू बता देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, r की वैल्यू क्या रखेंगे, 0.0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में रखें तो नॉर्मली रखेंगे किसमें, 0.0821। तो लेकिन जो भी वैल्यू यहाँ पे रख रहे हो ना, प्रेशर की वैल्यू की जो यूनिट होगी ना उसी में आएगी। अगर मैं इसकी वैल्यू बार में लिख रही हूँ तो पाई की वैल्यू भी किस में आएगी, बार में आएगी। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखो ध्यान रखना उसका, 0.0821, और टेम्परेचर कितना 288, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ पे बचता है 18। क्या कैंसिल होगा 18 से, 18 से ये 18 बन जाए 18, कितना बचेगा 10 6। ठीक है, यहाँ पे 16 आया, 5। अब देखो सिंपल क्या, 5 को इससे मल्टीप्लाई करना, इससे क्या है 80 इंटू 0.0821। ये जो भी आएगा यहाँ से आंसर वो किसका होगा, एटमॉस्फेरिक में आएगा ये वैल्यू। ठीक है, एटमॉस्फेयर में आएगी वैल्यू, और ये किसकी होगी, यहाँ से पाई की वैल्यू मिल जाएगी ऑस्मोटिक प्रेशर की। ठीक है, ये तो वह पहला क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था जिसमें ये हो गया। अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या पूछा है, मैं अच्छे से साफ कर देती हूँ इसे। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, 200 सेंटीमीटर क्यूब है। क्या है, सेंटीमीटर क्यूब है। एक्वस सोल्यूशन कंटेन्स 126 ग्राम किसका, पॉलीमर का है। ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2.6 इंटू 10⁻³ एटमॉस्फेयर एट 300 केल्विन। तो हमें क्या निकालना है, मोलर मास ऑफ पॉलीमर। ठीक है, क्या क्या दिया हमें, उसकी वॉल्यूम दे दिया एक्वस सोल्यूशन की वॉल्यूम दी है कितनी, 200 सेंटीमीटर क्यूब। इसका वेट दिया है पॉलीमर का, हमसे पूछा क्या है, पॉलीमर का वेट देके उसका मोलिकुलर वेट पूछा। ठीक है, मोलिकुलर वेट पूछा और ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है। अब एक चीज़ बताई थी मैंने आपको पहले वाले वीडियो में कुछ बताया था, क्या 1 सेंटीमीटर क्यूब है ना, वो किसके इक्वल होगा, 1 ml के इक्वल होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और 1 डेसीमीटर क्यूब है वो किसके इक्वल होगा,
1 लीटर के, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे 200 सेंटीमीटर क्यूब, इसका मतलब क्या है 200 ml दिया हुआ है। हमसे पूछा क्या, देखो पाई है, क्या होता है पाई इक्वल टू MRT, या अब जो मोलरिटी है क्या मोल्स पर लीटर होता है ना, तो मोल की वैल्यू क्या होगा, देखो निकालते एक मिनट। 200 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी प्रेशर कितना दिया हुआ है 2.6 इंटू 10⁻⁻3, ये तो वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है, कैसे निकालेंगे, 126 ग्राम, मान लो मैंने एक्स रखी है उसकी वैल्यू, ठीक है एक्स रखी है, उसका मोलिकुलर वेट, वॉल्यूम कितनी दी हुई है 200 ml, तो क्या करूँगी उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूँगी ऊपर, इनटू में क्या होगा 0.0821, क्योंकि वैल्यू किस में दी हुई है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो यहाँ पे आर की वैल्यू भी किस में लेंगे, एटमॉस्फेयर में लेंगे। और टेम्परेचर कितना 300 केल्विन है, राइट, कितना कहाँ पे दिया हुआ टेम्परेचर, ये रहा 300 केल्विन है। इसको जो मल्टीप्लाई कर लेंगे, कुछ नहीं है इसमें, देखो 2 0 से 2 0 तो यहीं पे कैंसिल हो गए। इसको सोल्व करेंगे ना तो वैल्यू कुछ ज़्यादा आएगी, ठीक है 50 से 670,000 के बीच में कुछ आएगा इसका। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, इसका यहाँ से सिर्फ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, कुछ नहीं है, तो निकल जाएगा यहाँ से इसका मोलिकुलर वेट। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, कैलकुलेट कर लेना बस, यहाँ से अपन को कॉन्सेप्ट से मतलब था कि निकालना कैसे, सोल्व कैसे होगा क्वेश्चन, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन में देखते हैं, 300 केल्विन टेम्परेचर दिया हुआ जहाँ पे 36 ग्राम किसका ग्लूकोज का प्रेजेंट है इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 36 ग्राम क्या है ग्लूकोज प्रेजेंट है 1 लीटर सोल्यूशन में, तो जिसका ओपी का मतलब क्या ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है। जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना दिया हुआ 4.98 बार, और इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर सोल्यूशन अगर इतना है 1.52 बार है एट द सेम टेम्परेचर, व्हाट वुड बी इट्स कॉन्सेंट्रेशन। देखो क्या दिया इस क्वेश्चन में, क्या पूछा, बहुत ही सिंपल है, टेम्परेचर उतना ही रखा है 300 केल्विन, दो कंडीशन दी है, टेम्परेचर कितना 300 केल्विन दोनों कंडीशन में। पहली कंडीशन में क्या होगा 36 ग्राम मतलब 36 ग्राम क्या है ग्लूकोज 1 लीटर सोल्यूशन में प्रेजेंट है, तो यहाँ से अपन को कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगी उसकी मोल्स पर लीटर में। अब इतनी कॉन्सेंट्रेशन पर ऑस्मोटिक प्रेशर इतना दिया 4.98 बार, अगर ये ऑस्मोटिक प्रेशर कितना कर दिया जाए 1.52 बार करेंगे तो ये कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, फिर ये देखना है कैसे करेंगे। तो पाई1 दिया हुआ है हमें, पाई1 क्या है 4.98 बार दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन एम ठीक है सी से लिख रही हूँ मैं, C1 दी हुई है, ठीक है। R और T गैस कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर दोनों केस में क्या कॉन्स्टेंट है। पाई2 की वैल्यू दी हुई है ना, C2 हमसे पूछा है, R की वैल्यू तो कॉन्स्टेंट है, दोनों केस में क्या रहेगी सेम रहेगी, और T का टेम्परेचर सेम रखा है। हमें निकालना क्या C1 दे दिया है, C2 पूछा है। अगर मैं दोनों को डिवाइड करूं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, R से R कैंसिल, T से T कैंसिल, दोनों क्या हम कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा क्या पाई1 इक्वल टू पाई2 किसके इक्वल होगा C1 अपॉन C2 के। यहाँ से क्या मिलेगा पाई1 की और पाई2 की वैल्यू दी हुई है ना, C1 की भी दी हुई है, C2 की निकाल लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। यही था इसका लॉजिक, यहाँ से मिल जाएगा आंसर, आपको कर लेना। अब एक कुछ टर्म्स आते हैं इसमें, वो टर्म्स देख लेते हैं, 2 मिनट का है कुछ। अभी हम बात करते हैं ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक प्रेशर में कुछ टर्म्स आते हैं, क्या आइसोटोनिक सोल्यूशन है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, और क्या हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। तो देखते हैं इसके बारे में। आइसोटोनिक, आइसो का मतलब क्या होता है सेम, तो जहाँ पर दो सोल्यूशन अपने पास, ठीक है, पाई1 और पाई2 की वैल्यू क्या रहेगी सेम रहेगी। ये कब की बात है, जब टेम्परेचर क्या हो दोनों सोल्यूशन दोनों केस में क्या हो सेम हो, टेम्परेचर क्या होना चाहिए सेम। हम उस कंडीशन की बात करें, टेम्परेचर क्या है सेम है, अगर सेम टेम्परेचर पे दो सोल्यूशन 1 और सोल्यूशन 2 उनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है सेम है, तो सेम क्या बोलेंगे दोनों सोल्यूशन कैसे हैं आइसोटोनिक है, ठीक है। अगर मान लो किसी एक सोल्यूशन का सेम टेम्परेचर पर ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, मान लो कि पाई1 है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है ज़्यादा है सेम टेम्परेचर में, तो सेम क्या बोलेंगे हाइपरटोनिक सोल्यूशन, और हाइपोटोनिक में क्या होगा कम है। अगर पाई1 क्या पाई उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सोल्यूशन 2 से कम है, तो ये सोल्यूशन कैसा हो हाइपोटोनिक हुआ विद रेस्पेक्ट टू सोल्यूशन 2। बस ये अब देखो पाई1 और पाई2 का मतलब इक्वल टू पाई2, इसका मतलब क्या है पाई की वैल्यू कितनी होती है MRT, ठीक है, और ये भी क्या होगा MRT। टेम्परेचर सेम है, गैस कांस्टेंट ये भी सेम है, ठीक है, ये तो कांस्टेंट है दोनों में, तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ से ये जो कॉन्सेंट्रेशन है
ठीक है। दोनों ये भी कॉन्सेंट्रेशन, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इस केस में क्या होगी, सेम होगी, तभी से हम क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सोल्यूशन। इस केस में क्या होगा, पाई 1 ज़्यादा है, टेम्परेचर सेम है तो आर भी दोनों सेम है, कॉन्स्टेंट है, टेम्परेचर सेम है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो कॉन्सेंट्रेशन होगी C1, इस केस में C1 क्या बेसिकली M1 ही है, ठीक है। M1 की वैल्यू क्या होगी इस केस में, ज़्यादा होगी, और इस केस में क्या होगा, C1 की वैल्यू C2 से कम होगी, बस यही है और कुछ भी नहीं है। अब इसको एक कैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में कैसे देख सकते हैं हम, कोई ब्लड सेल है, ठीक है। ब्लड सेल में क्या होता है, अपनी सेल में बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं उसमें कुछ सोल्ट भी होते हैं, ठीक है। तो अगर उसको मैं किस में रखूँ, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखूँ, किसमें, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखने पर क्या होगा, हाइपरटोनिक का मतलब क्या हुआ, उससे ज़्यादा हाइपरटोनिक सोल्यूशन में अगर मैं रख रही हूँ जिसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रख रही हूँ, ये हाइपरटोनिक नहीं हुआ, ठीक है। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखने से होगा क्या, इसको कैसे समझ सकते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन मतलब वहाँ पर क्या कॉन्सेंट्रेशन किसकी ज़्यादा है, उस सोल्यूशन की ज़्यादा है ना, ओके, हाँ, वहाँ पर सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज़्यादा, इसका मतलब वहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, मतलब वहाँ पर सोल्यूट ज़्यादा, सोलवेंट कम है, तो यहाँ से क्या होगा, सोलवेंट का फ्लो होगा, ठीक है। ब्लड सेल से सोलवेंट का फ्लो होगा उस सोल्यूशन में, उसके इसमें क्या होगा, ब्लड सेल की कंडीशन क्या होगी, श्रिवलिंग बोल सकते हैं, फिर श्रिंक हो जाएंगे, वो सिकुड़ जाएंगे ऐसा, ठीक है, या फिर कैसे बोल सकते हैं, श्रिंक हो जाएंगे, क्योंकि सोलवेंट का फ्लो होगा। देखो कुछ नहीं, इसमें मैंने ब्लड सेल लिया और उसे ना किसी ऐसे सोल्यूशन में रखा है जो कि क्या हाइपरटोनिक है, सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है, तो उसके बाद उसका मतलब क्या हो, उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने से अपन उसे ना किस रेफरेंस में देखते हैं, सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ पर, सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, तो ऑब्वियस बात है वहाँ पर सोलवेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम है, और यहाँ पर सोलवेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हुई तो हायर टू लोअर रीजन वो क्या करेगा, फ्लो करेगा, ब्लड सेल क्या होगी, एक पॉइंट पर श्रिंक हो जाएंगी। अब मान लो ब्लड सेल को मैं किस में रख रही हूँ, हाइपरटोनिक में रख रही हूँ, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखूँगी तो वहाँ पर क्या होगी, कॉन्सेंट्रेशन कम है ना, कॉन्सेंट्रेशन कम है तो क्या होगा, वाटर का फ्लो होगा ब्लड सेल के अंदर, वाटर फ्लो, जो नेट फ्लो होगा ना, यहाँ पे मैं जो भी बात कर रही हूँ फ्लो की, वो क्या नेट फ्लो है, तो वाटर क्या करेगा, फ्लो करेगा, वाटर फ्लो करेगा किसके अंदर, ब्लड सेल के अंदर, तो होगा क्या, स्वेल हो जाएगी, ब्लड सेल क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी, और स्वेल होने से लास्ट में क्या होगा, फिर वो कोलैप्स हो जाती है। तो ये तो सिंपल टर्म्स है, कुछ है नहीं इसमें, आइसोटोनिक है, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। जो लास्ट में रिवर्स ऑस्मोसिस है, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर से अगर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं हम, ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा प्रेशर अगर अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, सोलवेंट का जो फ्लो है ना, मतलब ऑस्मोसिस से एकदम अपोजिट हो जाएगा। कैसे, ऑस्मोसिस में क्या हो रहा था, सोलवेंट से सॉल्यूशन की तरफ हो रहा है, हाँ, सोलवेंट से सॉल्यूशन की तरफ हो रहा था। रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ फ्लो होगा, जब प्रेशर क्या होगा, पाई से भी ज़्यादा होगा उस केस में। और ये टेक्निक थोड़ी महंगी है और कहाँ पर यूज होती है, डिसैलिनेशन ऑफ वाटर। मान लो जो भी सी वाटर है ना, इसका डिसैलिनेशन करना, मतलब वहाँ से सोल्ट रिमूव करके उसको फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करना है, वहाँ पर ये टेक्निक यूज होती है, ठीक है। और किसका यूज करके, SPM का यूज करके। और ये जो अपने घरों में जो भी वाटर प्योरीफायर्स हैं, जो भी ROs है, वो बेसिकली इसी टेक्निक पर काम करते हैं, जहाँ से जो भी फ्लो होता है वो क्या होगा, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ। अब देखो ये काम क्या अपोजिट हो रहा है ना, तो इसके लिए एक्सटर्नल वर्क चाहिए। तो एक्सटर्नल वर्क जैसे अपन हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, तो जो भी इलेक्ट्रिक एनर्जी वो किस में कन्वर्ट होती है, मैकेनिकल एनर्जी में, तभी जाके ये जो अपोजिट वर्क है ये पॉसिबल हो पा रहा है। क्योंकि ये वाला जो सोलवेंट से सॉल्यूशन की तरफ था वो स्पॉन्टेनियस था, लेकिन जो सॉल्यूशन से सोलवेंट की तरफ है वो स्पॉन्टेनियस नहीं, इसलिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी देते हो, वो किस में कन्वर्ट होती है, मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। ये हुआ रिवर्स ऑस्मोसिस का। तो ऑस्मोटिक प्रेशर अपनी चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या होती है, खत्म होती है। तो जो लास्ट और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बचता है वो कौन सा, वेन टू फैक्टर, जहाँ से सभी जगह पे न्यूमेरिकल्स आते ही आते हैं हर बार, ठीक है। तो वो एक वीडियो और बनेगा उसका, तो चैप्टर वहाँ पे खत्म हो जाएगा, लास्ट वीडियो एक और आएगी बस उसकी, ठीक है। तो ये अच्छे से पढ़ लेना, थ्योरी नहीं पूछते, हो सकता है जितना न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना। और आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।